सो वेलकम दोस्तों। आज का जो ईरान है इसको पहले दौर में फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर में इसको पर्शिया कहा जाता था। ये इजिप्ट से लेकर इंडिया तक ये एक्सटेंडेड था और पर्शियन एम्पायर जो कि साइरस द ग्रेट ने इसको फाउंडर रहा और इसी के साथ 550 BC में फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर बना। तो इसकी ईरानियन पर्शियन एम्पायर्स की जो मेंटालिटी लेवल है वो अनएक्सेप्टेबल मेंटालिटी लेवल है। इन्होंने कभी भी स्लेवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने कभी भी फॉरेन फोर्सेस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी के बाद ईरानियंस की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी एंशिएंट ग्रीक के साथ, अलेक्जेंडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ ईरानियंस में शिया स्कूल ऑफ थॉट सफेद एम्पायर 600 से लेकर 1800 तक रहा। फिर जब शिया स्कूल ऑफ थॉट को फ़रोग़ दिया गया तो इसी के बाद दोस्तों ब्रिटिश ने यहाँ पर इंटरप्शन कप के ज़रिए फोर्सेस को लाने की कोशिश की और 1953 में रॉयल फैमिली लाया गया। तो इसके बाद सद्दाम इराक ईरान वॉर हुआ, इसी के साथ केमिकल वेपन्स भी यूज़ हो गए। फिर इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा गज़ा के ऊपर। फिर ईरान ने अल-कुद्स डे का नाम दिया और अल-कुद्स डे फॉर द सेक ऑफ द गज़ा बनाया गया। तो इसी के बाद फिर लेट 2025 में अटैक्स एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू किए ईरान, इसराइल और यूएसए ने। इन द स्टार्ट ऑफ द 2026 फरवरी में ईरान और इसराइल के क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा बड़े। फिर इसराइल ने गज़ा को कैप्चर करने की कोशिश की और इसी के साथ इसराइल ने केमिकल वेपन्स, क्लस्टर बम्स लेबनान में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसी की बुनियाद पर फिर क्लैशेस और आगे बढ़े। फिर इसराइल ने डायरेक्ट अटैक किया, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया और ईरान के जितने भी सुप्रीम अथॉरिटीज़ थे उनको 1 by 1 टारगेट किया गया। तो इसके बाद क्लैश टेंशंस यहाँ तक बढ़े कि ईरान ने भी रिटालिएशन शुरू कर दिया। पूरे मिडल ईस्ट में जितने भी कैंप्स थे, यूएस कैंप्स थे, जितने भी यूएस बाउंड्रीज थे या जितने भी यूएस सेंटर्स थे मिडल ईस्ट में, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएस रेडार्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और इसी के साथ इजरायली तल अवीव कैपिटल को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो टेंशंस बढ़े। तकरीबन फॉर द पीरियड ऑफ 2 months से ये एक दूसरे पर रिटालिएशन करते रहे और रिटालिएशन जो कि यूएस क्लेम करता था, जो ट्रम्प क्लेम करता था, वो ये क्लेम करता था, वो ये स्टेटमेंट्स पास करता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कर ले और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को विदाउट टैक्सेशन ओपन कर ले, जिस तरह पहले ओपन होता था या फिर जिस तरह पहले ओपन था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानियन ने टैक्स लेना भी शुरू कर दिया और इसी के साथ यूएस कैंप्स सेंटर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टैक्स विद पेमेंट शिप्स को गुजरने की इजाज़त दी। जितने भी यूरोपियन ऑयल ट्रेड था उसमें भी डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, वर्ल्ड वाइड ऑयल में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। तो ईरान ने ऑयल सेंटर्स, ऑयल डिपोज जो कि मिडल ईस्ट में थे, अरब कंट्रीज़ के, गल्फ कंट्रीज़ के, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया और उनमें से काफ़ी ज़्यादा ऑयल सेंटर्स को टारगेट किया गया। और इसी के साथ यूएस और इसराइल ने भी ईरानियन ऑयल डिपो था उसको भी टारगेट कर दिया। तो टेंशंस बढ़ते रहे यहाँ तक कि सीज़ फायर फिर फॉर द पीरियड ऑफ 2 weeks हो गया, जहाँ पर वार एंड नहीं हुआ था मगर सीज़ फायर वार को बंद करने की कोशिश की कि टॉक्स के ज़रिए, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी के ज़रिए ईरान और यूएस एक ही बेंच पर बैठ जाए और सीज़ फायर कर ले। पर बदकिस्मती से सीज़ फायर की जो एग्रीमेंट थी वो भी दोनों तरफ से वायोलेट की गई, यहाँ पर इनकी खिलाफ वर्जी की गई और स्टिल स्टेट ऑफ हार्मूज बंद है। और ट्रंप कई किस्म के बयान दे रहा है, कभी वो ईरान को ख़त्म करने की बयान दे रहा है कि एक ही रात बच गया ईरान की सिविलाइजेशन की ख़त्म होने में, कभी ट्रंप बच्चों जैसी स्टेटमेंट्स पास कर रहा है और कभी धमकियाँ दे रहा है और कभी पीस की तरफ प्रोसीड कर रहा है। पर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानियन कभी भी किसी फोर्स को ना मानने वाली सिविलाइजेशन है, ना मानने वाली कौम है जो कि कभी भी फॉरेन फोर्सेस को ये एक्सेप्ट नहीं करती। ईरानियन रिजीम चेंज लाने की कोशिश की पर रिजीम चेंज भी सुप्रीम लीडर के मर्टायर होने के बाद, शहीद होने के बाद, वो रिजीम चेंज की जो फ़लसफ़ा था या जो विजन था अमेरिकन का वो भी अधूरा रह गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन्होंने कई सीज़ फायर एग्रीमेंट्स किए। पाकिस्तान में जिसने एक सलागोई करने की कोशिश की पर वो भी नाकाम रही। तो अभी तक टेंशंस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं पर सीज़ फायर एक्सटेंशन की बात की गई है पर उसकी भी वायलेशन ईरान की तरफ से जारी है कि ईरान सीज़ फायर को अनएक्सेप्टेड, अनरीजनेबल करार दे रहा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ईरानियन पीपल। तो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये वॉर कभी ना रुकने वाली वॉर होगी। अगर ये सीज़ फायर भी हो जाए सो फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, ये एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड वॉर नहीं हो सकता कि ये काफ़ी ज़्यादा वक्त के लिए ये वॉर एक्सटेंड हो जाए। और इसी के साथ साथ मेजर सीज़ फायर जो एग्रीमेंट से यूएस ईरान ने किए 2 weeks टेम्प्रेरी, जो कि स्टेट ऑफ हार्मूज को ओपन किया जाए और ईरानियन अपने उनकी जितने भी स्टॉक्स या जितने भी कैश है जो कि स्टॉप्ड और सीज्ड किया है यूएस ने, वो ईरानियन के लिए वापस छोड़ देगा।
اور بدقسمتی سے تو دوستوں یہ سیز فائر سے نہ ہونے سے ورلڈ وائڈ اکانومیکل کافی زیادہ فائدے بھی ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں. فائدہ رشیا کو ہو رہا ہے جنگ کی وجہ سے, جو کہ $500 ملین وہ اکانومیکل اسٹیبل ہو رہا ہے آئل کی وجہ سے, آئل ریزرو کی وجہ سے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ یو ایس کو $2 بلین پر ڈے نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وار میں انکلوڈیڈ ہے. اور اسی کی مین وجہ یہ ہے کہ ایران سیلف اونڈ کنٹری ہے, سیلف اپنا فوڈ ریپروڈکشن بھی کر رہا ہے, آئل ریپروڈکشن بھی کر رہا ہے, اور فوڈ چین سپلائی ایران کا ختم نہیں ہو رہا. صرف ایران کے لیے ایک جو مسئلہ ہے وہ اس کے پاور پلانٹس کا ہے, جو کہ پاور پلانٹس وہ بھی انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے. اگر یو ایس پاور پلانٹس پر پاور پلانٹس پر اگر یو ایس اٹیک کر لے تو یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ٹینشنز دن بدن بڑھ رہے ہیں, اور نہ رکنے والے ٹینشنز ہیں. یہ اس وجہ سے نہ رکنے والے ٹینشنز ہیں کیونکہ یہ ایک اہم اور انفارچون اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے یہ نہ رکنے والی وار ہوگی, کیونکہ اسرائیل کبھی بھی ایکسٹینشن اپنی باؤنڈریز کے ایکسٹینشن کو نہیں روکے گا, اور اسرائیل کبھی بھی اپنی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹمنٹ سے ان کو پیچھے نہیں رہنے دے گا. اور ایران اسی کے ساتھ لبنان کے زمین کو کیپچر کرنا کبھی بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھے گا. تو اس بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مار یا شکست جو پڑ رہا ہے وہ یو ایس اور اسرائیل کو پڑ رہا ہے, بلکہ ایران کو اس کے بدلے میں اتنے کاسٹ نہیں ادا کرنے پڑ رہے جتنے اسرائیل اور امریکہ کو کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ انالسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انالسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. پر ایران اس جنگ میں فائدہ مند ہے اور ایڈوانٹیجز ہے, اور یہ جنگ ایران کی پلسز میں ہے. اور اسی کی وجہ سے ایران پراکسی وارز بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, اور نہ ہی اسرائیل پراکسی وارز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے حزب اللہ کی شکل میں, کیونکہ ایران لبنان میں حزب اللہ پر کو فل ٹائم سپورٹ دے رہا ہے, اور یمن سے بھی حزب اللہ کو فل ٹائم سپورٹ مل رہا ہے, جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اسرائیل اور یو ایس کے لیے. اور ایران سویلین رائٹس ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنس وہ لا بھی اپنے لیے مناسب سمجھ رہا ہے, اور یہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن اپنے پاس رکھ دے. اور نیوکلیئر ویپن کے لیے ایران ہر حد تک جائے گا کہ وہ سیلف اونڈ ساورن کنٹری ہو نیوکلیئر ویپنس کے حوالے سے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کافی زیادہ اسٹیٹمنٹس اپنے انٹرسٹ کے مطابق ریجیکٹ کر رہا ہے, اور کافی زیادہ اسٹیٹمنٹس اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے دے رہا ہے کہ ایران کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے سویلین رائٹس کے لیے اور اپنے سوورن پاور کے لیے.